एमएक्स प्लेयर के रिवेंज सागा एक थी बेगम का दूसरा सीजन आने वाला है। पहला सीजन क्लिफहैंगर पे खत्म हुआ, बेसब्री से सेकंड सीजन का सबको इंतजार था। नया क्या कुछ हमें इस सीजन में देखने को मिलेगा, किस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इस सागा में, उस सब के ऊपर बात करने के लिए इस सीरीज के क्रिएटर, राइटर और डायरेक्टर सचिन इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो वार्म वेलकम टू यू सचिन। थैंक यू सो मच। अच्छा, एंटिसिपेशन काफी है सेकंड सीजन को लेके, क्योंकि जहां पर सीजन 1 खत्म हुआ था तो वहीं से शुरुआत हो गई थी लोगों की कि भाई अब आगे क्या होगा, और एक्सपेक्टेशन बार ऑलरेडी हाई हो चुका है। सो सेकंड सीजन से क्या एक्सपेक्टेशंस हमें रखनी चाहिए? सेकेंड सीजन से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए इन टर्म्स ऑफ aggression, in terms of action, in terms of scale, in terms of mind games. जैसे सीजन 1 में हमने देखा बहुत ज्यादा बंदूकों के ऊपर निर्भर थे जो हमारे महारथी थे। अब इस सीजन में बंदूकें तो है ही, लेकिन उनके साथ दिमाग का जो एक खेल होता है, दिमागी खेल होता है, वो दिमागी खेल भी आपको देखने मिलेगा। और स्केल अप हुआ है शो। पहले हमने बहुत ही बंद लोकेशंस में इंडोर इंडोर ऐसा एक शो शूट किया था। पता नहीं था, अंदाजा नहीं था एग्जैक्टली, ये माध्यम हमारे लिए नया था। तो उससे सीख कर एक सीख हमने ली, और सीजन 2 में हमने थोड़ा सा और उसको एक्सपांड कर दिया। हमारी जो कक्षाएं थी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू हो या लोकेशंस हो, रियल लोकेशंस, इवन हिमाचल, नेपाल तक हम गए हैं। और ये आपको थोड़ा सा 2.0 वर्जन बेगम का देखने मिलेगा। ओके ओके। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई सीरीज बनती है तो पहले जो क्रिएटर्स होते हैं वो वेट करते हैं रिस्पांस कैसा आएगा, और उसके बाद उसके नेक्स्ट फर्दर सीजन्स को वो लोग प्लान करते हैं। बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑलरेडी सीजन 1 के दौरान ही सीजन 2 को आप प्लान कर चुके थे कि अब आने वाला है। हाँ, मैं एक्चुअली सीजन 1 जब पूरा हुआ, एडिट लॉक हुआ था हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट। और तब तक पता नहीं था सीजन 2 करना है नहीं करना है, पॉसिबिलिटी थी नहीं थी, मैं वो कुछ भी किसी को अंदाजा नहीं था। बट थैंक्स टू मिस्टर गौतम तलवार, जो एमएक्स कंटेंट हेड करते हैं, तो उन्होंने जब रफ कट देखा तो उन्होंने कहा यार इसका सीजन 2 बनाओ, शुरू करो। बोले सर क्लाइमैक्स शूट कर चुके हैं। तो कहा तो रीशूट करो, लेकिन इसका सीजन 2 होना चाहिए। सर कहानी लिख लोगे, टेंशन नहीं। तो वो था तब रफ कट देख के ही एमएक्स जो उनके टीम थी, अभिषेक या गौतम सर, जो उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस था मुझसे कि मैं सीजन 2 भी अच्छे से पुल ऑफ कर सकता हूँ। तो उनकी जिद थी कि वो तो ठीक है, अभी होता रहेगा पोस्ट प्रोडक्शन, आप लिखना शुरू कर दो सीजन 2। तो हमने सीजन 1 का क्लाइमैक्स रीशूट किया है सिर्फ ओके सीजन 2 करने के लिए। तो ये क्रेडिट उनको जाता है। ओके ओके। बट जो ये सीरीज है, इसकी जो कहानी है, दिस इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट्स, तो इसकी एक सीरीज बननी चाहिए। ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आई? कोई कहानी इसके पीछे है? ये एक्चुअली मैं एक ना हिंदी फिल्म के लिए रिसर्च कर रहा था। तो उस रिसर्च के दौरान ये एक आर्टिकल जो छपा था, पब्लिश हुआ है 1990 में, एक मराठी मैगजीन में ये आर्टिकल आया था। रिपोर्ट था, क्राइम रिपोर्ट था। तो ये क्राइम रिपोर्ट मैंने पढ़ा, और मुझे लगा यार ये तो कमाल है ये चीज। मतलब किसी की नजर कैसे गई नहीं इसके ऊपर। बहुत ही मतलब ये है, ये बहुत इग्नोर्ड कंटेंट है। तो मैंने ये रखा मेरे पास कि ये मैं इस पे कुछ ना कुछ करूंगा। ऑब्वियसली तब जब 5-6 साल पहले ये इतने हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं थे या ऑप्शंस नहीं थे, इस मीडिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो ऑब्वियसली मैंने एक फिल्म लिखना शुरू किया इसके ऊपर। और एक बहुत ही नामचीन निर्देशक है, बहुत बड़े, उन्हें ये कहानी बहुत पसंद आई और वो करने वाले थे ये। तो हुआ ये कि ये कहानी इतनी बड़ी थी, मतलब इन टर्म्स ऑफ मीट एंड लेयर्स एंड लेंथ, कि 120 मिनट में इसको बिठा पाना बहुत मुश्किल था। फिर हमने सोचा हम इसके दो फिल्म्स करेंगे, मतलब सीक्वल, प्रीक्वल सीक्वल करेंगे। तो वो भी मतलब चर्चा होती रही, कुछ हुआ नहीं, कैसे पता नहीं, आगे वो बंद ही होगी चर्चा। और फॉर्चुनेटली मुझे एक बार जब पूछा गया था कि आप क्या किसी कोई वेब सीरीज करने में इंटरेस्टेड हो, तो मुझे सच में पता नहीं था कि 120 मिनट के आगे कैसे होल्ड करते हैं, क्योंकि हमारी जो फिल्म हम लिखते हैं तो 120 मिनट हमारी लिमिटेशंस हो जाती है।
और यहाँ पे तो 400 मिनट, पौने 400, 450 मिनट की बातें हो रही थी। तो मतलब ये 3 साढ़े 3 फिल्में हैं। तब मुझे ये कहानी याद आई कि ये कहानी जो थी मेरे पास, जो बहुत बड़ी थी फिल्म के लिए, तो ये शायद इसमें फिट हो जाए। तो ये मैंने प्रेजेंट की एमएक्स प्लेयर के कंटेंट टीम को, और उन्हें ये बेहद पसंद आई। मतलब अ, अब मैं जो देखता हूँ आसपास की बहुत पिच डेक्स क्रिएट किए जाते हैं, या बहुत ज्यादा मीटिंग्स होती है, 3 4 डिस्कशन होते हैं कोई प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले। ये मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी एक मीटिंग हुई थी, और निकलते वक्त हम ये तय कर चुके थे कि यस वी आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट, स्टार्ट राइटिंग इट। ओके। सो वो होता है ना, सही समय पे सही चीज आपको मिल जाना, वो हुआ था इस प्रोजेक्ट के बारे करेक्ट। बट आई एम श्योर सचिन चैलेंजेस बहुत आएंगे, क्योंकि 2020 और 2021 में आप 1980 के एरा को दिखा रहे हैं। बहुत सारी चीजें छुपानी पड़ी होंगी, बहुत सारी चीजें फ्रेम में ना आ जाए, इसका ध्यान रखना होगा। तो किस तरह के चैलेंजेस मेनली आए, एंड स्पेशली जैसे सेकंड सीजन आपने कहा आउटडोर काफी शूट हुआ है। में। हाँ, चैलेंजेस थे, लेकिन उसके साथ मैं कहूँगा मेरा जो बचपन गुजरा है मुंबई में, और मेरा ननियाल था लालबाग परेल उस एरिया में, जो जो कहते हैं ना हार्डकोर मुंबई, करेक्ट। जहाँ पे ये सारे बसा करते थे गैंगस्टर्स। मतलब वो एरिया हैपनिंग एरिया था उस जमाने का। हम्म। मिल्स थी वहां पे, कॉटन मिल्स, और वो पूरा एक जो ये मुंबई का हिस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं मैंने बचपन से देखा था। तो ना मुझे ज्यादा ये सोचना नहीं पड़ता था कि 86 में ये था कि नहीं था। फिर गूगल पे जो आज वो गूगल रिसर्च जो हो चुका है ना आजकल, वो मुझे नहीं करना पड़ा, क्योंकि मुझे पता करेक्ट। था कि पहला टेलीफोन मैं 7th में था तो हमारे घर में फोन आया था। तो तब ईयर क्या था? अच्छा, तो ओके ओके, तो वीसीआर हुआ करते थे, टीवी हाँ कैसे करेक्ट। होते थे, तो वो सारी चीजें मैंने बचपन से देखी हुई थी। और हम्म। इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो है हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर साहब को है, संतोष फुटाणे साहब जो है, जिन्होंने आर्ट डायरेक्शन किया है पूरा। वो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर थे, और वो भी काफी सीनियर है मुझे, और उन्होंने भी वो मुंबई का वो एरा बहुत क्लोजली देखा है। तो मतलब मैंने उनसे कहा था सैटेलाइट फोन चाहिए मुझे सीजन 2 के लिए। अब हाँ। सैटेलाइट फोन तो मैंने कभी यूज नहीं किया था, मैंने सुना था कि ये लोग सैटेलाइट फोन से बातें करते थे, जो पकड़ में नहीं आता है, कहीं पर रिकॉर्ड नहीं हो पाता। तो हम्म। मैंने कहा सैटेलाइट फोन चाहिए, अगर नहीं होगा तो हम बना देंगे कुछ एक डिजाइन ऐसा, डमी बना देंगे। तो बोला ठीक है, देखते हैं देखते हैं। और 7 8 दिन के बाद वो एक असली वाला सैटेलाइट फोन उस जमाने का लेके आया। बोले ये मिला कहाँ आपको? नहीं नहीं, ढूंढा, मैंने बहुत ढूंढा। तो ना वो छोटी छोटी चीजें, इवन एस्ट्रे से लेके, इवन मारी बिस्किट का पैकेट जो आता था तभी, तो वो वैक्स पेपर में आता था, अभी जैसा वो पेपर नहीं था। तो वो पेपर करेक्ट। स्पेशली डिजाइन किया गया था, वो रशीद भाई के कैफे में जो बिस्किट्स रखे हुए थे, या जो वो इवन आपने देखा होगा सर्फ का एक पुराना पैक है, वो रीप्रिंट करेक्ट। करवाया था हमने। उस जमाने के सिगरेट के पैकेट्स अलग होते थे, मैच बॉक्स हमने प्रिंट करवाए हैं। जो पुराने विमको के मैच बॉक्स आते थे, वो मैच बॉक्स हमने स्पेशली प्रिंट करवाए हैं इसके लिए। तो ये बहुत मजेदार था, उल्टा चैलेंजिंग तो था ही, मजेदार बहुत ज्यादा था। सीजन 2 में जब हमने स्केल अप किया या आउटडोर ज्यादा शूट किया, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हमें, क्योंकि आजकल हर घर के ऊपर सैटेलाइट का अपना ये डिश टीवी होता है, करेक्ट। या या आज के जमाने के राउटर्स और ये सारी चीजें दिखने लगती है। तो वो लोकेशंस फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल था कि जहां पे मिनिमम चीजें हो। तो और बाकी सीजन 1 करते वक्त जो कॉन्फिडेंस मिला था थोड़ा सा, कि हम वीएफएक्स कैसे यूज कर सकते हैं एक एडवांटेजेस तरीके से। तो हम्म। सीजन 2 में ये सारी क्लीन अप चीजें करने के लिए वो हमें पता था कि हाँ ये हो सकता है। तो यहाँ पे हम कंटेंट पे फोकस करते हैं, ये बाकी चीजें हम लोग बाद में इसका ये करेंगे, प्रॉब्लम ग्रेट सॉल्व ग्रेट करेंगे। ग्रेट। बट बहुत सारे रिव्यूज हैं, एक तो ऑडियंस के रिव्यूज होते हैं, प्लस क्रिटिकल रिव्यूज हैं। मैं पढ़ रही थी, सो जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने चाहे कास्टिंग हो, चाहे सिनेमेटोग्राफी हो, चाहे ये छोटी छोटी डिटेल्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन सब के ऊपर लिखा है दैट यू नॉट मिस्ड एनीथिंग। कास्टिंग की अगर मैं बात करूं, तो कोई स्पेसिफिक आपकी दिमाग में था कि इसी तरह की मुझे कास्टिंग करनी है? बिकॉज हर इंसान ऐसा लगता है अपने रोल में बिल्कुल फिट है। नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जब लिख रहा था तो मैंने कुछ ऐसे सोचा नहीं था। और एक्चुअली वो लिख के पूरा करना ही बहुत बड़ा चैलेंज था, 350 400 मिनट का। तो तभी ये सब सोचने का वक्त भी नहीं था। और जब
ये प्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू हुई सीजन 1 की भी, तो वैसा था कि उस रोल को जो सूट करे ना बंदा, उसी को हम लोग कास्ट करते हैं। हालांकि काफी ऑप्शंस आए थे कि टाइम स्टूडियो प्रोड्यूसर थे तभी, एमएक्स प्लेयर थे, और उनके पास काफी अच्छे बजट्स भी थे तभी, कि नहीं नहीं, इफ यू वांट यू कैन कास्ट एनीवन। तो मेरे लिए वो फ्रीडम भी था। तो वो एक छोटा सा ये भी होता है कभी कभी लालच, कि नहीं चलो बहुत मतलब रिनाउंड एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा, आप अपने आप को और थोड़ा एस्टेब्लिश करते हो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी था कि नहीं यार, जो मेरा कैरेक्टर है लिखते वक्त मुझे दिखा है ना, वैसे जो उसके आसपास है वो बंदे को मैं लूंगा। तो करेक्ट। वो थोड़ा सा सही सोच थी मेरी शायद। इसलिए सबसे ज्यादा अच्छे रिव्यूज मुझे कास्टिंग पे मिले या कैरेक्टराइजेशन पे मिले। डेफिनेटली। लेकिन कैरेक्टराइजेशन को जब तक जस्टिफाई करने वाला एक्टर नहीं होता, तब तक वो पेपर पे ही रह जाता है कैरेक्टर, फिर वो करेक्ट। पर्दे पे नहीं आता। तो थैंक्स टू ऑल माय लवली एक्टर्स जो आए, और उन्होंने वो जिंदा कर दिए सारे जो कैरेक्टर्स थे जो पेपर पे थे। करेक्ट। करेक्ट। नाउ सचिन, बड़ा इंटेंस रिवेंज सागा है ये, और जितने भी सीन्स हैं, थ्रिल है, कुछ ना कुछ हो रहा है, अब आगे क्या होगा कहानी में। सो हम तो एज ऑफ द सीट्स पे हमेशा हैं ही पूरी सीरीज के दौरान। बट फिल्मिंग के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो सीरियस कोई सीन चल रहा हो, बट सडनली समथिंग हैपेंड जिससे वो थोड़ा सा टेंशन ब्रेक हुआ? हाँ, वैसे बहुत सारे सीक्वेंसेस हुए। एक तो हम हिमाचल में एक एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे थे, और वहाँ के एक्शन डायरेक्टर थे हमारे साथ, तो बलबीर पाजी, बल पा करके वो कंडक्ट कर रहे थे एक्शन। और अनुजा को, एक बंदे को पीछे से आके रस्सी गले में डाल के उसको गला दबा के मारना था, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था बंदा, और वो एक्शन असिस्टेंट ही था। तो वो कुछ ज्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था अपने बॉस को। तो और रात को 11 बजे हमारी शिफ्ट खत्म होने को है, प्रेशर चल रहा है, चलो चलो खत्म करते आखिरी शॉट था वो। और वो जो हमारे बलबीर पाजी थे, वो जो तरीके से इंस्ट्रक्ट कर रहे थे ना अपने उस असिस्टेंट को, कि और थोड़ा झपट, और थोड़ा झपट, अभी मर जा बल्ली, अभी मर जा मर जा। ये वो हम इतने सब हंसने लगे कि अरे ऐसा बहुत प्यारे थे। लेकिन वो बलपा जी, तो वो भी हंसने लगे, उन्हें भी वो बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो ये बहुत कमाल का एक वाक्य था, जो मतलब एडिट में भी जब 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 हम ये सीन देखते थे तो हम सब हंस पड़ते थे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। ऐसे बहुत सारे हैं, अभी ये मतलब मुझे याद आया ऐसे ही। करेक्ट। ओके। बट सचिन, आपने बहुत सारे सीरियल्स के लिए, फिल्म्स के लिए लिखा है, आपने फिल्म डायरेक्ट की है, अब ये वेब सीरीज आपका डायरेक्टोरियल डेब्यू था। मैं इंडिविजुअली अगर आपकी बात करूं, आपका काम आपके ऑडियंस को पसंद आ रहा है, बट आप एज अ राइटर अपने आप को ज्यादा पसंद करते हैं या एज अ डायरेक्टर आपको ज्यादा मजा आता है? बेसिकली देखिए, राइटिंग जो है ना, वो डीएनए है मेरा बेसिक। तो वो तो कभी मुझसे अलग हो ही नहीं सकता। तो मैं वो कभी मुझे जब जिस दिन लिखने में मजा आना बंद हो जाएगा, शायद मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा जिंदगी में। मैं और कुछ नहीं अच्छा कर सकता। मैं मतलब इंजीनियरिंग हूँ, इंजीनियर बाय एजुकेशन हूँ, लेकिन मुझे वो कभी समझ में नहीं आई वो बात। वो पेरेंट्स की खुशी के लिए मैंने की थी, और बहुत बुरा इंजीनियर बन जाता अगर मैं करता तो कभी कुछ प्रमोशन नहीं मिलता मुझे। लेकिन एज अ राइटर डेफिनेटली राइटिंग मेरी फर्स्ट पैशन है मेरा। अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशन मुझे लिखना ऐसे ही अच्छा लगता है। कुछ भी हो तो मैं लिखते रहता हूँ, तो वो ज्यादा क्लोज है मेरे। और जो मैंने लिखा है वो वैसे के वैसे मेरे पर्सपेक्टिव से अगर मुझे प्रेजेंट करना है स्क्रीन पे, तो फिर मेरे अंदर का जो डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो मेरे अंदर के राइटर को जस्टिफाई करता है। ओके। तो इसलिए दोनों भी चीजें, बट राइटिंग इज ऑलवेज माय फर्स्ट। ओके। ओके। बट इन फ्यूचर, आगे आने वाले वक्त में, किस तरह का जॉनर है या किस तरह का काम है जो एज अ राइटर एंड ऑफ कोर्स एज अ डायरेक्टर आप चाहेंगे कि मैं करूं? व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स वुड यू लाइक टू मेक, डायरेक्ट और राइट? एक तो बहुत ही कॉमन थ्रेड है मेरे सारे प्रोजेक्ट्स जो मैंने लिखे हैं आज तक और डायरेक्ट भी किए हैं, कि वो रियल स्टोरीज पे बेस्ड है। तो राइट फ्रॉम माय फिल्म्स, एंड कुछ ना कुछ एक लेयर रियल होता है, रियल लाइफ का उसमें एक लेयर होता ही है।
तो वो मैं चाहता हूँ कि वो मैं ज्यादा एंजॉय करता हूँ, और वो एक्चुअली असल में इस पर्दे पे वो दिखता भी है कि ये रियलिटी थी कहीं ना कहीं, ऑडियंस के लिए भी एक अलग कनेक्ट हो जाता है। तो करेक्ट। वो मैं मेंटेन करना चाहूंगा। मैं एक फिल्म पे काम कर रहा हूँ अभी, एक हिंदी फिल्म बहुत जल्द शुरू होगी मेरी। तो वो भी अगेन 2014 में मुंबई में घटी एक सच्ची घटना पे आधारित वो फिल्म है। एक और एक वेब सीरीज में प्लान कर रहा हूँ जो जो भी रियल लाइफ पे आधारित है, एक इंसिडेंट पे। तो ये मुझे बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगता है। जॉनर वाइज आई वुड लव टू एक्सप्लोर कॉमेडीज, क्योंकि ओके। मेरी पहली लिखी हुई फिल्म कॉमेडी फिल्म थी जिसके लिए मुझे नॉमिनेशन भी मिला था। मेरी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू थी पार्टी फिल्म, वो भी ह्यूमर जॉनर की फिल्म थी। तो मुझे वो भी बहुत ज्यादा एक्साइट करता है, वो जॉनर। और डेफिनेटली किसी स्पोर्ट्समैन पे बायोपिक करने का मौका मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मतलब वो मेरा एक जो हम होता है ना, एक ड्रीम है अभी, कि बिल्कुल। आई वुड लव टू मेक अ बायोपिक ऑफ एनी स्पोर्ट्समैन। वाओ, ग्रेट। सो एज अ डायरेक्टर एंड एज अ राइटर, आपकी जो हसरतें हैं हम उम्मीद करेंगे वो पूरी हो, एंड ऑफ कोर्स अच्छा काम हमें भी देखने के लिए मिले। बट जाते जाते सचिन, आप इस वक्त हमारे ऑडियंस जो देख रही है हमारे माध्यम से, उन्हें कोई मैसेज अबाउट एक थी बेगम 2 देखना आप देना चाहेंगे? जरूर। एक ही बेगम मन आपने देखा है, और आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, हमें अप्रिसिएशन दिया है। तो एक थी बेगम 2 में आपको जो सारी चीजें हैं, इमोशन, एक्शन, स्केल, ग्रैंडर, परफॉर्मेंसेस, ये सारे मायनों में एक थी बेगम आपको और ज्यादा मजा देगा। जो एक सीजन 1 में आपने जो मजा लूटा था, उससे बहुत ज्यादा मजा आपको सीजन 2 में पक्का आएगा। तो आई कैन 100% अश्योर यू कि इफ यू हैव एंजॉयड एंड लाइक सीजन 1, यू विल लव सीजन 2, दैट्स ग्रेट। फॉर श्योर। ग्रेट एंड अमेजिंग फीडबैक। आपको ऐसे ही रिव्यूज जो है वो मिलते रहे, और होपफुली सीजन 3 भी हमें देखने के लिए मिले, या फिर और जैसे कि आपने कहा फिल्म और वेब सीरीज जिस पे आप काम कर रहे हैं वो भी जल्दी आए। एंड ऑन दैट नोट, ऑल द बेस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ सीजन 2, एंड थैंक यू सो मच सचिन फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। और 30 सितंबर से एमएक्स प्लेयर पे लाइव जा रहा है, स्ट्रीम होना शुरू होगा सीजन 2, एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो प्लीज एंजॉय एक थी बेगम। यस, थैंक यू। थैंक यू।